नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। दिल्ली, पूरा देश इस समय G20 की तैयारियों में लगा है। बस G20 का शिखर सम्मेलन, उसकी जो मुख्य कार्यक्रम है वह दिल्ली में इसी सप्ताह होने वाला है। मुझे इससे अपनी बचपन की दिल्ली याद आती है। 80 का दशक था और दिल्ली में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन है वो आयोजित हो रहा था। हम लोगों के पास ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन तभी तभी आया था और लगभग सारे दिन इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्पीच थी वे इस ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर चल रही थी। मुझे विशेष तौर पर याद आता है यासिर अराफात को एक लंबा समय दिया गया था बोलने के लिए, ताकि वे इस मंच का इस्तेमाल पूरी दुनिया को संबोधित करने के लिए कर सके। G20 दिल्ली में हो रहा है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस G20 के उस पक्ष पर विचार करें जिस पर आमतौर पर अब अभी विचार नहीं हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब हम G20 जैसे सम्मेलनों को देखते हैं, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को देखते हैं, तो हमारा ध्यान आर्थिक विकास में उनके योगदान को लेकर होता है, या भारत जैसे मामले में चूंकि भारत को पहली बार यह अध्यक्षता G20 की मिली है तो स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया को भारत का विकास दिखाना, भारत की संस्कृति से उनका परिचय कराना हम लोगों का एक उद्देश्य है। और इस संदर्भ में G20 पर विचार करती हुई कई रिपोर्ट्स, कई वीडियोस आपने देखे होंगे। लेकिन हम वह काम करेंगे जो हमें आता है, जिस काम का हम अक्सर दावा करते हैं, और वह यह है कि क्यों ना इस G20 पे जो विदेश से प्रमुख नेता आ रहे हैं, इस शिखर सम्मेलन में जो सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं, उनकी स्पीकिंग स्टाइल्स पे बात की जाए, उनकी स्पीकिंग स्टाइल्स का तुलनात्मक तौर पर बातचीत की जाए। आप जानते हैं कि दो प्रमुख नेता फिलहाल G20 के दिल्ली के सम्मेलन में नहीं पहुंच रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कई प्रमुख नेता दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और कम्युनिकेशन के टीचर होने के नाते चलिए मैं आपको बताता हूं कि इन अलग अलग प्रमुख नेताओं के स्पीकिंग स्टाइल्स क्या हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और यदि आप उन्हें एक श्रोता के तौर पर सुन रहे हो तो उनसे आप क्या सीख सकते हैं, उनकी क्या विशेष बातें हैं कम्युनिकेशन के स्टाइल से, उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जाहिर है कि हम लोगों की नजर यूके प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसके जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन पर पड़े। ऋषि सुनक भारत में काफी चर्चित विदेशी नेता के तौर पर देखे जाते हैं, जिसका स्वाभाविक कारण यह है कि उनका भारत से एक संबंध हम जानते हैं ऋषि सुनक का। ऋषि सुनक अगर हम उनको एक वक्ता के तौर पर देखें तो उनकी विशेषता यह है कि वो एक लगातार काम और कंपोज्ड डिमेनर के साथ बात करते हैं, शांत चित्त होकर बातचीत करते हैं, और अक्सर वे डेटा पर, स्टैटिस्टिक्स पर बहुत रिलाय करते हैं। अगर हम यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के राजनीतिक जीवन को देखें और उनकी महत्वपूर्ण स्पीचेस पर नजर डालें तो हमें समझ में आता है कि वे अपना प्रभाव डालने के लिए अक्सर तथ्यों पर जाते हैं, वो सांख्यिकीय आंकड़ों पर जाते हैं और उसके साथ अपने ऑडियंस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वे ऑडियंस जो कि इन्फॉर्म्ड ऑडियंस होते हैं, वे अक्सर उन्हें पसंद करते हैं। जब वे वहां के वित्त मंत्री थे, यानी कि जिस समय वे अपना बजट पेश कर रहे थे, तो मार्च 2021 में उन्होंने जो ब्रिटेन की संसद में अपना बजट पेश किया था, उस स्पीच को बहुत महत्वपूर्ण स्पीच माना जाता है। वक्ता के तौर पर वो किस प्रकार प्रभावित कर पा रहे थे वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही समय है, याद रखिएगा, जब कोविड-19 के कारण वहां का बजट गड़बड़ाया हुआ था। देश को इस बात के लिए सहमत करना था कि कोविड-19 के लिए अतिरिक्त व्यय कहां से जुटाया जाएगा, और इस काम को ऋषि सुनक ने बहुत शानदार तरीके से किया था। तो एक वक्ता के तौर पर आप जब उन्हें देखेंगे तो उनका शांत चित्त चेहरा और आंकड़ों पर, तथ्यों पर उनका जोर विषय वस्तु में, ये एक महत्वपूर्ण एंगल है जिससे ऋषि सुनक को आप एक वक्ता के तौर पर पहचान सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और विदेशी नेता जो G20 में बोलते हुए सुनाई देंगे, और मेरा आपसे अनुरोध है कि उनकी वक्तव्य शैली पर जरा ध्यान दीजिएगा, और वे हैं दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति
यून सूंग क्यो। ये जो नेता है ये एक शानदार लोकप्रिय नेता है। यून सूंग क्यो जो है वे एक ऐसे नेता हैं जिनकी स्पीकिंग स्टाइल जो है वह कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए दिखाई देती है क्योंकि दक्षिण कोरिया लगभग लगातार उत्तर कोरिया के साथ संघर्ष जैसी स्थिति में रहता है। इसलिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को लगातार, जिसे हम लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, यानी कि हम अपने देश के नागरिक जो हैं उनको उत्साह में रखना होता है। इसलिए वे अक्सर दो टूक बात करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक बातचीत की तरफ नहीं जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बिजनेस लाइक स्पीकिंग स्टाइल। आई मीन बिजनेस, यह उनकी मुख्य शैली है। किसी किस्म की डिप्लोमेटिक भाषा में जाने की बजाय सीधा जो उनका मतलब है उसे सीधा कहना और इस तरीके से लोगों के दिल तक सीधा पहुंचना। अगर हम उनकी महत्वपूर्ण स्पीच की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उनकी जो स्पीच है इसे हम इनॉग्रल स्पीच कहते हैं। जब कोई राष्ट्रपति अपना पद धारण करता है तो उसके बाद उस पद धारण की स्वीकृति में जो अपने देश के नागरिकों को संबोधित किया जाता है ये वह स्पीच है। मई 2022 में राष्ट्रपति यूसुफ ने ये स्पीच दी थी और शानदार स्पीच मानी जाती है। माना जाता है कि इससे उन्होंने, जिसे नेशनल प्राइड कहते हैं, वह अपने नागरिकों में पैदा करने की कोशिश की। काफी प्रेग्मेटिक स्टाइल में रिजल्ट ओरिएंटेड किस्म की स्पीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति देते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जब आप G20 की स्पीच को देख रहे हो तो दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति के वक्तव्य शैली पर कंटेंट तो हम जानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है तो इसमें राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही कंटेंट दिया जाता है, जिस पर आप जाहिर है कि बहुत कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन स्पीकिंग स्टाइल के तौर पर आप इन पर जरूर नजर डालिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले नेता की तरफ। ये हैं फ्रेंच के राष्ट्रपति, आप सभी जानते हैं, इमैनुअल मैक्रॉन। इमैनुअल मैक्रॉन बहुत ही लोकप्रिय है, खासतौर से यूरोप की दुनिया में बहुत लोकप्रिय और प्रभावशाली राष्ट्रपति माने जाते हैं। ये बावजूद इसके है कि इस समय फ्रांस अलग अलग तरह की चुनौतियों से दो चार हो रहा है, वहां पे कई किस्म का अनरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन एक वक्ता के तौर पर इनकी जो स्टाइल है वो बहुत शानदार मानी जाती है। इसमें काफी हद तक करिश्मा का तत्व देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, हम जब वक्ता के तौर पर अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें जीतना चाहते हैं, उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं, तो हम कई सारी शैलियों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण शैली जो होती है वह इमैनुअल मैक्रॉन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी जो शैली होती है उसमें वे बहुत जोश का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम इलोक्वेंस कहते हैं उसका, और करिश्मा का इस्तेमाल करते हैं, अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उनकी महत्वपूर्ण स्पीच की बात करें तो एक बड़ी रोचक स्पीच उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट में दी थी अप्रैल 2018 में। इस स्पीच को ध्यान से देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्पीच थी, क्योंकि अपने देश के अंदरूनी तौर पर वे राष्ट्रवादी किस्म की, जिसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीयता की बजाय फ्रांस का जो प्राइड है उसे लेकर बातचीत कर रहे थे अपने घरेलू मोर्चे पर, और उन्हें फिर यूरोपियन पार्लियामेंट को, जहां पर कि स्वाभाविक है उन्हें फ्रांस की राष्ट्रीयता से ऊपर यूरोपीय राष्ट्रीयता को रखना था, यानी कि एक चुनौतीपूर्ण स्पीच थी अप्रैल 2018 की। और इस स्पीच में उन्होंने बहुत जोश के साथ, बहुत पैशन के साथ इस बात की वकालत की थी कि यूरोप को यूनाइटेड होना चाहिए। ये ब्रेक्सिट की तुलना में फ्रांस को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की कोशिश भी थी यूरोपियन यूनियन में। एक शानदार स्पीच मानी जाती है। स्वाभाविक है, भाषा के स्तर पर समझने में आपको दिक्कत होगी कि फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंच में बात करते हैं, लेकिन आप उस शैली को, उनके वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी देख सकते हैं, और उस पैशन को देखिए। आप मानेंगे कि जब हम किसी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर होते हैं, जैसे कि आप G20 में नेताओं को देखेंगे, वहां पर बहुत ही भावुक और पैशनेट तरीका कम ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इमैनुअल मैक्रॉन ने यही किया अप्रैल 2018 में, और इस यूरोपीय संसद में उनका जो प्रभाव था बहुत महत्वपूर्ण माना गया। तो ये हमने 3 प्रमुख नेताओं की बात की। हमने दक्षिणी कोरिया की बात की, हमने बात की ब्रिटेन की, और हमने बात की फ्रांस की। एक अन्य बहुत ही लोकप्रिय, दुनिया भर में लोकप्रिय नेता जो हमें G20 में परसों से 8, 9, 10 तारीख से भारत में दिखाई देंगे, वे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री
जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो एक अपनी करिश्माई और बहुत प्यारे व्यक्तित्व के लिए दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। खासतौर से दुनिया भर की महिलाएं जस्टिन ट्रूडो को बेहद पसंद करती हैं। जस्टिन ट्रूडो भी G20 में हमारे बहुत महत्वपूर्ण मेहमान होने वाले हैं और हम उन्हें देखेंगे। उनकी स्पीच, उनकी वक्तव्य शैली बहुत शानदार है, क्योंकि वे रिलेटेबल स्पीच देते हैं। आपको याद होगा, मैं बार बार कहता रहा हूं कि अगर आप एक वक्ता हैं और अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तब यह कनेक्ट सबसे प्रभावशाली चीज होता है। और जस्टिन ट्रूडो दो चीजों के लिए जाने जाते हैं, एक रिलेटेबल बोलना और दूसरा अप्रोचेबल स्टाइल। ये स्टाइल कई मायनों में, हम जब इसके बाद बात करेंगे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उसकी तुलना में आपको ये कंट्रास्टिंग दिखाई देगा। क्योंकि कनाडा आप जानते हैं कि बहुत बड़ा देश है, आबादी बहुत कम है, सुरक्षित देश है, इसलिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अक्सर वॉक करते हुए दिख सकते हैं, अप्रोचेबल दिखते हैं। आप पार्क में प्रधानमंत्री को देख सकते हैं और सामान्य नागरिक उनसे जाकर हाथ मिला सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये जो अप्रोचेबल उनका जो स्टाइल है, ये उनके वक्तव्य पे भी लागू होता है। वे जब बातचीत करते हैं तो आम जन को कैसा सोचना चाहिए, उसके लिए उनकी स्पीच अक्सर बहुत शानदार होती है। जेंडर के सवाल पर या मल्टीकल्चरलिज्म के सवाल पर कनाडा को पूरी दुनिया में इज्जत दिलाने में जस्टिन ट्रूडो की विशेष भूमिका रही है। G20 में वे बोलते हुए दिखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उनकी स्पीच को बहुत ध्यान से देखें, और अगर आपको उनकी कुछ पुरानी स्पीच देखनी है तो मैं आपको 2017 में उन्होंने जो LGBTQ को लेकर अपनी पार्लियामेंट में स्पीच दी, पूरी दुनिया के 21वीं सदी के इतिहास में वह बहुत शानदार स्पीच है। एक ऐसी स्पीच जिसमें किसी देश का प्रधानमंत्री संसद के पटल पर खड़ा होता है और उसके बाद वह अतीत में उस देश ने कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर किसी समुदाय के प्रति, यहां पर LGBTQ जो समलैंगिकों का और जो भिन्न किस्म की यौनिकताओं का के लोगों का समुदाय है, उनके प्रति कानूनी भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, इसका उल्लेख ही नहीं किया। उन्होंने देश की तरफ से उसके लिए माफी मांगी। 2017 की ये जो अपॉलॉजी टू LGBTQ+ कम्युनिटी है, इस स्पीच को इसकी संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। अक्सर जब दुनिया भर के नेता अपने आप को मजबूत, एक बहुत सख्त किस्म के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हों, ऐसे में एक प्रधानमंत्री संसद के पटल पर खड़ा हो और माफी मांगे और वह माफी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो जाए। जस्टिन ट्रूडो इस स्पीच के लिए जाने जाते हैं। YouTube पर स्पीच अवेलेबल है, कुछ हिस्सा हम आपको इस वीडियो में भी बीच बीच में दिखा रहे हैं। मौका लगे तो इस स्पीच को ध्यान से देखिए, कैसे संवेदनशीलता ऑडियंस के साथ जोड़ती है। और इसके बाद हमने इन चार प्रमुख नेताओं की बात की जो G20 में बोलते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी की स्टाइल हम सभी जानते हैं, एक अलग किस्म की स्टाइल है। वह वक्ता के तौर पर, अभी हम बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं उनकी विषय वस्तु की, हम वक्तव्य शैली की बातचीत कर रहे हैं। आप मानेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी स्टाइल, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्टाइल में जो इंपैक्टफुलनेस है, एक वक्ता के तौर पर या कम्युनिकेशन टीचर के तौर पर, मुझे वह लगातार विश्लेषण की वस्तु लगती है। उसे बहुत ध्यान से विश्लेषित करने की जरूरत है। हालांकि एक अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि गुजरात में या देश के आम लोगों में, खासतौर से रैली किस्म की जो एक तरफा बातचीत है, जिसमें कि वक्ता बोलता है लेकिन वक्ता को उसके फीडबैक की तत्काल आवश्यकता नहीं होती है, जैसे मसलन लाखों लोगों को एक साथ एड्रेस करना, लाल किले के प्राचीर से बोलना, चुनावी रैलियों में बोलना, इनमें उनकी स्पीच अक्सर इंपैक्टफुल मानी जाती रही है। उनकी इंपैक्टफुल स्पीच इसलिए मानी जाती है क्योंकि वे डायनामिज्म के साथ अक्सर बातचीत करते हैं। लेकिन जिस स्पीच पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, वह इससे भिन्न ऑडियंस की स्पीच है। बहुत महत्वपूर्ण स्पीच है, लेकिन वे किसी चुनावी रैली में नहीं है, वे किसी घरेलू कार्यक्रम में नहीं है, बल्कि 2019 में जब उनकी सरकार फिर से चुनकर आती है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में,
यानी संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में उन्होंने भारत का जाहिर है कि एक शिखर नेता के तौर पर प्रतिनिधित्व किया और भारत की एनवायरमेंट को लेकर अपनी कमिटमेंट, जो आतंकवाद है उससे जो संघर्ष का भारत का जो कमिटमेंट है उसका उल्लेख करते हुए संबोधित किया है। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 2019 के संबोधन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये उनकी फेवरेट पिच नहीं थी जहां वे बोल रहे थे। यह उनका जो उन्हें जिस किस्म की शोर मचाते हुए ऑडियंस की आदत है, ये वैसा सभागार नहीं था। यह बहुत लर्नेड लोगों का सभागार था और उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये स्पीच महत्वपूर्ण स्पीच मानी जाती है। कंटेंट पर मत जाइएगा, कंटेंट हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के पास जब विदेशी मामलों का कंटेंट होता है तो वो बहुत ही सोच समझकर लिख कर दिया जाता है, तो वो आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन वे किस प्रकार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करते हैं उसे देखिएगा। तो यह वह नेता थे, 5 नेता, जिनमें मैं चाहता था कि आप इनके स्पीकिंग स्टाइल पर भी बात करें। वे क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में हम जानते हैं कि विदेशी मामलों के अलग अलग देशों के मंत्रालय और उनके सचिव और उनके दूसरे ब्यूरोक्रेट उनको फीडबैक देते हैं, उसके आधार पर स्पीच देते हैं, वही स्पीच पढ़ी जाती है। इसलिए विषय वस्तु पर कम ध्यान दीजिए फिलहाल, क्योंकि उसके लिए आपके पास दूसरी सामग्री रहेगी, लेकिन उनके स्पीकिंग स्टाइल पर आप ध्यान दें, उनमें से अलग अलग लोगों से सीखें। अगर आप मुझसे पूछें कि किसी के स्पीकिंग स्टाइल जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है या क्या सीखना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि जो उनका फेवरेट पिच है, जो उनका सामान्य ऑडियंस है, उससे भिन्न ऑडियंस को ये वक्ता कैसे संबोधित करते हैं, उससे कैसे रिलेट कर पाते हैं, उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि असली परीक्षा वही होती है। तो एक पब्लिक स्पीकिंग या ये सामान्य संबोधन या कम्युनिकेशन के विद्यार्थी होने के नाते आपसे अनुरोध है कि G20 पर केवल सड़क की सफाई के लिहाज से ना देखें, दिल्ली की सजावट के हिसाब से ना देखें, ना ही केवल अंतरराष्ट्रीय रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से देखें, बल्कि मुख्य वक्ताओं की स्पीकिंग स्टाइल के हिसाब से भी देखें। आई एम श्योर आपको ये अलग पक्ष दिखाई देगा G20 का, और मुझे लगता है आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्रिया।